साहित्य ने अस्तित्ववाद को कैसे जन्म दिया? ऐसा प्रतीत होता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म शब्द को एक फ्रांसीसी दार्शनिक गैब्रियल मार्सेल ने 1940 के दशक के मध्य में गढ़ा था और इसका प्रभाव दर्शन, साहित्य और कला पर पड़ता है। अस्तित्ववाद मूलतः सभी तर्कवादी और परिकल्पनात्मक या आदर्शमूलक दर्शनों, विशेष रूप से हेगेल के शुद्ध विचार या प्योर थॉट के दर्शन के प्रति एक प्रतिक्रिया और विरोध की आवाज है। यह आदर्शमूलक दर्शन मनुष्य को ईश्वर और उसकी अंतर्निहित इच्छा के हाथों की कठपुतली मानते हैं। दार्शनिक दृष्टि से अस्तित्ववाद को मनुष्य की स्वयं में रुचि का पुनर्जागरण कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और विश्व युद्धों, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अस्तित्ववाद का उदय हुआ। ऐसी घटनाओं ने लोगों को पूर्णतः निराश कर दिया और वे इस संसार में अपने होने के उद्देश्य के बारे में सोचने लगे। अस्तित्ववाद मानव अस्तित्व की स्थिति, व्यक्ति की भावनाओं, कार्यों, जिम्मेदारियों और विचारों या जीवन के अर्थ या उद्देश्य पर केंद्रित है। अस्तित्ववादी दार्शनिक अक्सर वस्तुनिष्ठ ज्ञान, भाषा या विज्ञान का विश्लेषण करने के बजाय व्यक्तिपरक पहलुओं जैसे विश्वास और धर्म या मानवीय अवस्थाओं, भावनाओं और संवेदनाओं जैसे स्वतंत्रता, पीड़ा, अपराधबोध और पश्चाताप पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। साहित्य में अस्तित्ववाद को विशेष रूप से जीन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कैमू, सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हाइडेगर, सिमोन डी बोवायर, कार्ल जैस्पर्स, मॉरिस मर्लो पोंटी आदि अस्तित्ववादी दार्शनिकों द्वारा बढ़ावा दिया गया है। इनके दार्शनिक सिद्धांत हमारे विश्व दृष्टिकोण को आकार देने, नैतिक शिक्षा देने और ज्ञान, संस्कृति और समाज के समग्र विकास में योगदान देने में सहायक होते हैं। ये सिद्धांत मानवीय दुर्दशा के अवलोकन के बाद निर्मित होते हैं और जब साहित्यिक रचनाएं इन सिद्धांतों का अन्वेषण करती हैं तो वे लोकप्रिय हो जाती हैं। यद्यपि अस्तित्ववाद की उत्पत्ति एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में हुई, लेकिन इसका प्रभाव साहित्य के क्षेत्र तक भी फैला हुआ है, जिससे यह दोनों क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अस्तित्ववादी साहित्य अक्सर अस्तित्ववादी दर्शन के अन्वेषण और चित्रण के साधन के रूप में कार्य करता है। अस्तित्ववाद शून्यवाद और आधुनिकता के संकट की अवधारणा से उत्पन्न होता है। द मास मैन की अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए ऑर्टे गैसेट एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जहां हर कोई स्वयं को एक समान महसूस करे, उपेक्षित महसूस न करे, अलग थलग महसूस न करे। द पब्लिक किरकेगार्ड, द हर्ड नीत्शे और द डी हाइडेगर की अपनी अवधारणाओं में अस्तित्ववादी जनसमाज की विशेषता वाले नियमित जीवन शैली की कड़ी आलोचना करते हैं। दोस्तोवस्की, कामू और काफका के उपन्यास और लघु कथाएं मंत्री वर्ग के खालीपन और नीरसता तथा उस भय और अविश्वास को दर्शाती हैं जो तब पैदा होता है जब उनका जीवन बेनाम नौकरशाहों द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है। पारंपरिक मान्यताओं में विश्वास की कमी अंततः लोगों को निराश कर देती है। सभी अस्तित्ववादियों में नीत्शे इस संकट को पहचानने और उसकी अवधारणा प्रस्तुत करने में सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी दार्शनिक रहे हैं। नीत्शे के दर्शन में ईश्वर की मृत्यु और फिक्स नैतिक निरपेक्षताओं की खोज आने से हम अस्तित्व के सबसे भयानक रूप बिना अर्थ या उद्देश्य के सामने आ जाते हैं। अस्तित्ववादियों ने हमेशा प्रामाणिक होने पर जोर दिया है और उनका विश्व के प्रति व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है। नीत्शे के अनुसार प्रामाणिक होने के लिए अपार साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। हर किसी में परंपरा के विरुद्ध विद्रोह करने की जन्मजात शक्ति नहीं होती। वे कहते हैं केवल कुछ ही लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। हाइडेगर इस बात की व्यवस्थित व्याख्या में रुचि नहीं रखते कि हम क्या हैं। एक फेनोमेनोलॉजिस्ट के रूप में वे इस बात से चिंतित हैं कि हम कैसे हैं। उनका सिद्धांत डेसिम विषय के अस्तित्व के तरीके को संदर्भित करता है जो उस दुनिया में रहने के तरीके की एक अंतर्निहित समझ को समाहित करता है। यह जर्मन शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ वहां होना, बीइंग देयर या अस्तित्व एग्जिस्टेंस होता है।
डेसिन का मतलब है कि मनुष्य हमेशा पहले से ही दुनिया में फेंका गया है और वहाँ के वातावरण, वस्तुओं और अन्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। डेसिन का अर्थ है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को खुद समझ सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है और उसे आकार दे सकता है। हम सचेत रूप से अपने अस्तित्व, अपनी दुनिया और अपनी संभावनाओं को समझते हुए जीते हैं। मनुष्य अपने अस्तित्व को खुद समझ सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है और उसे आकार दे सकता है। हाइडेगर के इस सिद्धांत को खारिज करते हुए कि डेसिन का सार उसके अस्तित्व में निहित है। सार्त्र कहते हैं, अस्तित्व सार से पहले आता है। नीत्शे के अनुसार हमारे पास कोई पूर्व निर्धारित सार नहीं है। हमारे चुनाव और कर्म हमारे अस्तित्व को सार प्रदान करते हैं और इस प्रकार हमारी पहचान का निर्माण होता है। अस्तित्ववादी बताते हैं कि हम सांसारिक पहलुओं को कैसे आत्मसात करते हैं, जो हमारे जीने के तरीके को आकार देता है। अपने पथ प्रदर्शक कार्य द सेकंड सेक्स में सिमोन बोवायर इस बिंदु को दर्शाती हैं कि कैसे एक महिला प्रमुख पुरुष प्रधान विश्व दृष्टि को आत्मसात करने की प्रवृत्ति रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को कमजोर, अधीनस्थ और हीन के रूप में प्रस्तुत करती है। अस्तित्ववाद की 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में औपचारिक उदय से पहले के साहित्य में भी अस्तित्ववादी विषय और विचार मिलते हैं। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड 1864 ईस्वी दोस्तोवस्की का लघु उपन्यास है, जो एक अनाम नायक के मनोवैज्ञानिक संघर्षों का अन्वेषण करता है, जो शून्यवाद, अलगाव और आत्म जागरूकता की पीड़ा से जूझता है। ये विषय अस्तित्ववादी विचारों से मेल खाते हैं। सोरेन किरकेगार्ड एक दार्शनिक थे, लेकिन उनके दार्शनिक लेखन अधिकतर साहित्यिक रचनाएं हैं। उनके छद्मनाम से लिखे गए कार्य, जैसे फियर एंड ट्रेम्बलिंग 1843 ईस्वी और द सिकनेस अनटू डेथ 1849 ईस्वी, आस्था और प्रामाणिकता की खोज में व्यक्तियों के आंतरिक संघर्षों के बारे में बात करते हैं। ऐसे विषय जिन्हें बाद में अस्तित्ववादियों ने अपनाया। फ्रेडरिक नीत्शे एक अन्य महान साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न दार्शनिक ने व्यक्तिवाद, शून्यवाद और सत्ता की इच्छा से संबंधित विषयों का विश्लेषण किया। दस स्पोक ज़राथुस्त्रा 1883 टू 1885 और बियॉन्ड गुड एंड एविल 1886 जैसी रचनाओं में अस्तित्ववादी विचारों से मिलते जुलते तत्व मौजूद हैं। फ्रांस काफ्का की रचनाएं, जिनमें द मेटामॉर्फोसिस 1915 और द ट्रायल 1925 ईस्वी शामिल है, अक्सर अस्तित्ववादी साहित्य के प्रारंभिक उदाहरणों के रूप में मानी जाती है। उनका लेखन निरर्थकता, अलगाव और समझ से परे प्रणालियों के विरुद्ध व्यक्ति के संघर्ष जैसे विषयों पर केंद्रित है। पुर्तगाली कवि और लेखक फर्नांडो पेसोआ ने अपनी कविता में अस्तित्ववादी विषयों का अन्वेषण किया। उनकी रचनाएं पहचान, अस्तित्व और व्यक्तिपरकता की प्रकृति को छूती हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी रचना द डेथ ऑफ इवान इलिच 1886 में मुख्य पात्र के अस्तित्ववादी संकट को चित्रित किया है, जब वह अपनी मृत्यु का सामना करता है। ये लघु उपन्यास जीवन के अर्थ और प्रामाणिकता की खोज से संबंधित प्रश्न उठाता है। दर्शन में अस्तित्ववाद के उदय के बाद भी साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं को सिद्धांत का व्यावहारिक प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। इनमें प्रस्तुत निराशावादी कथाओं के माध्यम से ऐसे पात्र हमारे सामने आते हैं जो सिद्धांत को और अधिक सटीक रूप से समझने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि उदाहरण हमेशा किसी परिभाषा को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होते हैं। जीन पॉल सार्त्र ने 1944 ईस्वी नो एग्जिट लिखा, जो एक अस्तित्ववादी नाटक है और मूल रूप से फ्रेंच में हुईस क्लोज, जिसका अर्थ है बंद दरवाजों के पीछे के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रसिद्ध उद्धरण नरक दूसरे लोग हैं शामिल है। हेल इज अदर पीपल जीन पॉल सार्त्र का यह प्रसिद्ध कथन है, जो उनके नाटक नो एग्जिट या हुईस क्लोज से लिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे बारे में दूसरों की राय, निर्णय और उनकी निगाहें हमें असहज करती हैं और हमारी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, जो नरक जैसा अनुभव हो सकता है।
सार्त्र का मानना था कि दूसरे लोग हमें अपनी दृष्टि से देखते और परिभाषित करते हैं, जो हमारी आत्म छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जब हम अपनी पहचान या आत्म मूल्य के लिए दूसरों के निर्णयों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, तो यह एक मानसिक नरक या कैद बन जाता है। चेतना का टकराव। दूसरे लोग हमें विषय या सब्जेक्ट के बजाय एक वस्तु के रूप में या एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जो सार्त्र के अनुसार अस्तित्वगत संघर्ष पैदा करता है। हेल इज अदर पीपल। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि मानवीय संबंध कैसे उलझ सकते हैं, जिससे अन्य लोग हमारे लिए पीड़ा का कारण बन सकते हैं। सार्त्र का तात्पर्य यह था कि जब तक हम दूसरों की राय के गुलाम बने रहते हैं, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और नरक में रहते हैं। यह विचार मानवीय संबंधों की जटिलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज को उजागर करता है। अस्तित्ववादी विषय एब्सर्ड थिएटर में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से सैमुअल बेकेट के नाटक वेटिंग फॉर गोडोट में, जिसमें दो व्यक्ति गोडोट नामक किसी व्यक्ति या किसी चीज का इंतजार करते हुए अपना मनोरंजन करते हैं, जो कभी आता ही नहीं। वे गोडोट से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उसे मुश्किल से ही जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि अगर वे उसे देख भी लें तो पहचान नहीं पाएंगे। यह नाटक पृथ्वी पर मनुष्य के अनुभव के प्रति एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मानवीय अनुभव की मार्मिकता, उत्पीड़न, भाईचारा, आशा, भ्रष्टाचार और भ्रम, जिन्हें केवल एब्सर्डिस्ट की कला और सोच में ही समाहित किया जा सकता है। यह नाटक मृत्यु, मानव अस्तित्व का अर्थ और मानव अस्तित्व में ईश्वर के स्थान जैसे प्रश्नों की भी पड़ताल करता है। अल्बर्ट कैमू की रचना द मिथ ऑफ सिसिफस, जो उनके एब्सर्ड सिद्धांत का परिचय देती है। सिसिफस के अंतहीन और अर्थहीन परिश्रम को कारखानों और कार्यालयों में व्यर्थ की नौकरियों में बिताए गए आधुनिक जीवन के रूपक के रूप में दर्शाती है। सिसिफस एक एब्सर्ड नायक का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन को पूरी तरह से जीता है, मृत्यु से घृणा करता है और एक निरर्थक कार्य के लिए अभिशप्त है। कैमू के अनुसार निरर्थकता उस दुनिया और परिस्थिति में स्पष्टता और अर्थ की हमारी चाहत का परिणाम है, जो हमें ये दोनों ही नहीं देती। उन्होंने इसे द स्ट्रेंजर और द प्लेग जैसी रचनाओं में व्यक्त किया है, जो अक्सर अभूतपूर्व चेतना और मानवीय स्थिति के स्पष्ट रूपक के रूप में गूंजती है। द स्ट्रेंजर भावनात्मक रूप से विरक्त अल्जीरियाई नागरिक मैसॉल्ट की कहानी है, जो एक संवेदनहीन हत्या करता है और जीवन के अर्थहीनता से जूझता है। वहीं द प्लेग ओरान शहर में फैली एक घातक महामारी और उसके निवासियों के दुख और मृत्यु के बीच अस्तित्वगत संघर्ष का चित्रण करती है। आलोचक मार्टिन एस्लिन ने अपनी पुस्तक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में बताया है कि कैसे सैमुअल बेकेट, यूजीन इयोनेस्को, जीन जेनेट और आर्थर एडमोव जैसे कई समकालीन नाटककारों ने अपने नाटकों में अस्तित्ववादी विश्वास को बुना है कि हम निरर्थक प्राणी हैं, जो वास्तविक अर्थ से रहित अर्थहीन ब्रह्मांड में खोए हुए हैं। अंत में कॉलिन विल्सन का उपन्यास द आउटसाइडर अपने नायक के जीवन का अनुसरण करता है, जो गहन अलगाव और अस्तित्वगत संकट के क्षणों का अनुभव करता है। साहित्य अस्तित्ववादी विचारकों के लिए अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने और पाठकों के लिए अस्तित्ववादी विषयों से व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। इसने व्यक्तित्व, स्वतंत्रता, अलगाव और जीवन की अंतर्निहित निरर्थकता के सामने अर्थ की खोज जैसे अस्तित्ववादी प्रश्नों के अन्वेषण के लिए एक मंच प्रदान किया। इसलिए इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि साहित्य ने अस्तित्ववाद को जन्म दिया, लेकिन यह कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। यह सर्वविदित है कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत का नाम सोफोक्लिस के दुखद नायक ओडिपस के नाम पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स रखा है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सोफोक्लिस ओडिपस कॉम्प्लेक्स के संस्थापक हैं। इसी प्रकार यह सत्य है कि साहित्यिक कृतियों में सिद्धांत की स्थापना से पहले और बाद में अस्तित्ववाद की विशेषताएं मौजूद थीं। फिर भी इसे अस्तित्ववाद का जन्मदाता नहीं माना जा सकता। अंत में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दर्शन शास्त्र अस्तित्ववाद का जनक है, साहित्य वह क्षेत्र है
जिसने इसे सदियों से पोषित किया है। साहित्य के बिना इसका प्रसार नहीं हो पाता, लेकिन यह दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र के क्षेत्र में ही रहता। ये लेख क्रिएटिव फ्लाइट पीयर रिव्यूड ई जर्नल से प्रेरित है।